आज आपके सामने 2021 टीजीटी का प्रीवियस ईयर आर्ट का पेपर है जो हुआ था। तो आज हम इसके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जैसा हमको पता है, इसकी स्थापना 1854 में हुई थी, परंतु जो ऑप्शंस आए थे उसमें 1854 नहीं था, तो उसके नियरेस्ट जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन था वो था 1864। इसीलिए यही सही कराया गया था। जब 1854 ऑप्शन में होगा तो 54 सही होगा, अगर वो नहीं होता है तो 1864 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो बाइंडर होता है जिसमें हम लोग रंगों को मिक्स करके पतला करते हैं, उसके बाद कलरों का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं बाइंडर। तो ऑयल कलर में बाइंडर के रूप में लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जल में बाइंडर के रूप में पानी का यूज किया जाता है, और एक्रेलिक में बाइंडर का प्रयोग ऑयल और पानी दोनों का होता है। हम लोग नीचे वीडियो में देख भी सकते हैं एक चित्र के माध्यम से कि ऑयल कलर में जो लिंसीड ऑयल होता है किस कलर का होता है, तो कुछ येलो स्टोन में होता है, और ये काफ़ी सारी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, और इसका स्पेशली प्रयोग रंग को पतला करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आया था, बाहाउस स्कूल स्थित था। तो हमको पता है बाहाउस स्कूल जो है जर्मनी में एक संस्था थी जिसको हम लोग बाहाउस स्कूल के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी में बहुत ज़्यादा हाउस जो मकान थे इनकी क्षति हुई, पूरे जर्मनी का जो स्ट्रक्चर था वो तबाही हुई। उसके बाद उसको वापस से विस्थापना करने के लिए वहाँ पे एक स्कूल की स्थापना हुई जिसे हम लोग बाहाउस स्कूल के नाम से जानते हैं। ये 1919 में वीमर नगर जर्मनी में इसकी स्थापना की गई, और इसके जो वास्तुकार या वास्तुकलाकार जो यहाँ पे प्रधान नियुक्त किए गए वो थे वाल्टर ग्रोपियंस। इसका मुख्य कार्य था वापस से जर्मनी को बसाना। रही तमिलनाडु में पड़ता है। यह शिव और पार्वती का मिक्स मंदिर है। इसे हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? तो हमने अभी बताया, ये मदुरई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये मदुरई में पड़ता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ के जो गोपुरम होते थे वो मंदिर के मेन शिखर के ऊंचाई के होते थे, और ये आयताकार प्रांगण में बनाए जाते थे। इस मंदिर का अन्य नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। पांचवा प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर कलाकार है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मंजीत बाबा, ये पंजाब के रहने वाले थे। ये अपनी पेंटिंगों के पीछे बैकग्राउंड पिंक कलर का किया करते थे। ये एक चित्रकार हैं। साथ ही साथ नंदलाल बोस ये बंगाल शैली के चित्रकार हैं। और महेंद्र पांड्या ये जो हैं ये स्पेशली अपनी मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। ये एक मूर्तिकार हैं। और अनुपम सूद जिनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था, ये अपने प्रिंट मेकिंग कार्य के लिए जानी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है अनुपम सूद। नेक्स्ट प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो भारत में म्यूरल बनाने के लिए कई कलाकार जाने जाते हैं, जैसे कि के जी सुब्रमण्यम, इसके अलावा विनोद बिहारी मुखर्जी और सतीश गुजराल। ये तीन आर्टिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपने म्यूरल बनाने के लिए। जिसमें से महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में जिसने म्यूरल बनाए वो थे सतीश गुजराल। इनके द्वारा बनाए गए, और ये जो है स्पेशली अपने ब्रंट वुड यानी कि लकड़ी को जलाकर म्यूरल बनाने के लिए जाने जाते। चित्र में हम लोग देख सकते हैं सतीश गुजराल ने किस तरीके से लकड़ी और पत्थर को मिक्स करके लकड़ी को जलाकर उस एक म्यूरल का निर्माण किया है। यही म्यूरल महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में इस समय मौजूद है। प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा गया था, इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफी से संबंध है? तो हमें पता होना चाहिए 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। ये बाहरी पश्चिमी कला से तैल पद्धति को सीखते हैं, वहाँ के कलाकारों के द्वारा तैल पद्धति को सीखते हैं। फिर ये हिंदू देवी देवताओं का पौराणिक विषय के रूप में चित्र बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, इनकी ख्याति बढ़ती जाती है और भारत में इनके चित्रों की मांग भी बढ़ती जाती है। ये अपने चित्रों की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, ये बाहर से एक मशीन को आयातित करते हैं। उसके बाद ये उससे ऑलियोग्राफिक प्रिंट बनाकर अपनी पेंटिंगों को भारत की लगभग हर जनता के पास पहुंचाते हैं। राजा रवि वर्मा को इसलिए कैलेंडर कला का जन्मदाता भी कहा जाता है, और ये अपने ऑलियोग्राफी प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। सामने एक हम लोग एक प्रिंट देख भी सकते हैं जो ऑलियोग्राफ के द्वारा छापा गया है।
राजा रविवर्मा की शकुंतला नाम की पेंटिंगें बहुत फेमस हैं, जैसे कि शकुंतला का पत्र लेखन, दुष्यंत शकुंतला, इस तरीके के काफ़ी सारे चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था छितिननाथ मुजुमदार तकनीक में सिद्ध थे, तो ये वॉश तकनीक बनाने में के लिए जाने जाते थे। ये बंगाल शैली के एक मेन कलाकार थे। इनके प्रमुख विषय चैतन्य महाप्रभु से संबंधित थे, जैसे कि चैतन्य का गृह त्याग, इस तरीके के चित्र उन्होंने बनाए हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के लगभग 22 वर्ष तक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहे और इनसे संबंधित पेंटिंग हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल कौन था, तो ईवी हैवल के बारे में पूछा जा रहा है कौन थे। तो ईवी हैवल जो हैं कला इतिहासकार हैं और ये मद्रास विश्वविद्यालय के पहले प्राचार्य भी थे। बाद में इनको जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय का भी प्राचार्य नियुक्त किया गया। ईवी हैवल की हम लोग अनेक बुकें पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। ये अपने समय में विश्व के 10 सबसे बड़े पक्षी आर्टिस्ट बनाने वाली लिस्ट में सम्मिलित थे। ये स्पेशली अपने मोर बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाया गया है पक्षियों की कृति। नेक्स्ट आया था 11 नंबर प्रश्न पैलेट का प्रयोग किया जाता है, तो पैलेट का प्रयोग हम लोग पेंटिंग में करते हैं, जबकि अन्य चीज़ों में मूर्त कला में मूर्त से संबंधित औजारों का प्रयोग करते हैं। पैलेट बोलते हैं प्लेट को, जिसपे हम लोग कलरों को मिक्सिंग करने के लिए काम किया। नेक्स्ट प्रश्न आया था निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी के द्वारा की गई। 13 नंबर प्रश्न आया था कांथा टेक्सटाइल कहाँ का लोक रूप है, तो टेक्सटाइल होती है जो कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है उसे बोलते हैं टेक्सटाइल। तो कांथा जो है ये बंगाल की थी। वहाँ पर जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं, पुराने जो कपड़े होते हैं, उसके बॉर्डर पर सुई और धागे की मदद से एक प्रकार की डिज़ाइन तैयार की जाती है, उसे बोला जाता है कांथा टेक्सटाइल। ये स्पेशली बंगाल में की जाती थी, जैसा हम चित्र में देख सकते हैं। एक महिला के द्वारा कढ़ाई का काम किया जा रहा है, इसे बोलते हैं कांथा टेक्सटाइल। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा है। यहाँ पे भारत में अनेक शैलियाँ हुई हैं, जैसे राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली। तो सभी शैलियों के अंतर्गत उप शैलियाँ आती हैं, उसमें मेन कलाकार होते हैं। जैसे कांगड़ा शैली है, तो कांगड़ा शैली का जो मेन कलाकार था वो था मौला राम। नेक्स्ट प्रश्न आया था 15 नंबर मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है, तो भारत में जितनी प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें हैं, प्रागैतिहासिक हो, सिंधु हो, वैदिक काल हो, इस ये आधुनिक से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी मूर्त कला से संबंधित हों या चित्रकला से संबंधित हों, सारी सामग्री नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में संग्रहित हैं। और आधुनिक कला के जितने भी चित्र हैं, पेंटिंग हैं, मूर्तियां हैं, ये हम लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखते हैं, संग्रहित हैं वहाँ पे। तो जो पुरानी है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी, ये कहाँ पे संग्रहित है, तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नर्तकी की प्रतिमा हम लोग देख सकते हैं। ये त्रिफुलिया अलंकरण युक्त हार पहने हुए है। इसके दायां हाथ जो है कमर पे है और बायां हाथ जो है वो हाथ में कटोरा पकड़े हुए है और हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ पहने हुए हैं। इसका जो चेहरा है वो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के जैसा है। पीछे जूड़ा बंधा हुआ है और इसके जो हाथ हैं वो शरीर की अपेक्षा थोड़े लंबे बन गए हैं, पैरों की अपेक्षा थोड़े क्या हैं, लंबे दिखाए गए हैं। और इसकी मुख मुद्रा जो है वो विश्राम करती हुई है। पूरी जो शरीर की एक मुद्रा देखेंगे तो वो विश्राम करती हुई दिखाई गई है। इसकी माप की बात करें तो 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसकी माप रही है। नेक्स्ट प्रश्न आया था भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो ये हंगरी की कलाकार थी। इनका जन्म 1913 में हुआ था। ये अमृता शेरगिल हैं। इनके पिताजी पंजाब के रहने वाले थे और इनकी माता जो हैं हंगरी की रहने वाली थी। ये भारत में आती हैं, उसके बाद ये पश्चिमी कला तकनीक में काम करती हैं। पश्चिमी कला तकनीक जो है वो ऑयल कलर होती है, उसमें काम करती हैं और भारतीय विषयों को चुनकर उन पर चित्र बनाती हैं। इनके विषय भारतीय रहे हैं, भारत की सामाजिक चीज़ें रही हैं।
इनकी एक पेंटिंग भी देख सकते हैं। इसमें 3 बहनों को दिखाया गया है। जो तीनों बहनों में आगे की बहन है उस पे उसका चेहरे पे प्रकाश पड़ रहा है, और बाकी जो 2 बहनें हैं वो उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं। वो किसी ना किसी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगला प्रश्न आया था 17 नंबर। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। तो 1660 में न्यूटन के द्वारा एक चक्र प्रस्तुत किया गया। इन्होंने प्रिज्म से एक किरण को गुजारा, प्रकाश के किरण को गुजारते हैं जिसको आरजीबी बोलते हैं। दूसरी तरफ से इनको एक इंद्रधनुष जैसी 7 रंगों को निकलते हुए इन्होंने दिखाया। ये इन्होंने कब दिखाया? तो 1660 में इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 18। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत में जो है लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से हुई 8वीं शताब्दी से, जबकि एनसीईआरटी की किताब में ये 999 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जबकि हम लोग यूपीटीजीटी के लिए 8वीं शताब्दी से मानेंगे। पाल राजवंश जो है 8वीं शताब्दी से चला था, उसी समय से जो है लघु चित्रों की शुरुआत मानी जाती है। प्रारंभ में लघु चित्र जो है ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते थे, बाद में धीरे धीरे ये कागजों पर और कपड़ों पर बनने लगे। इन लघु चित्रों की लंबाई 22.25 और चौड़ाई 2.25 हुआ करती थी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ये लघु चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न एक पुस्तक से आया था जिसका नाम था भारतीय कला के हस्ताक्षर। तो जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं, भारतीय कला के हस्ताक्षर एक बुक है जिसे किसने लिखा है? तो ज्योतिष जोशी के द्वारा ये बुक लिखी गई, भारतीय कला के हस्ताक्षर। नेक्स्ट प्रश्न आया था 20 नंबर। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो इसको चुनने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। दादावाद जो है वेस्टर्न कला में एक वाद चला था जिसे दादावाद कहा गया। इसको जो है ट्रिस्टन जारा ने 6 फरवरी 1916 में पहली बार प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर है ट्रिस्टन जारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हम लोग देखते हैं मुगल शैली में ज़्यादातर हाशिया बनाने का प्रारंभ हुआ। स्टार्टिंग में पतली पतली हाशिया बनाई जाती थी, बाद में धीरे धीरे शाहजहाँ काल तक आते आते चित्रों का साइज़ छोटा होता गया और हाशिया बड़ी होती गई। उन हाशियों के बीच में जो है आखेट संबंधी या अन्य अलंकरण संबंधित चित्र बनाए जाने लगे थे। तो और ये आया कहाँ से था? तो ये स्पेशली ईरानी शैली से आया था। ये ईरानी शैली में सबसे पहले हाशिए बने और ईरानी शैली से जो है मुग़ल शैली में हाशिया का प्रारंभ माना जाता है। तो इसमें ईरानी शैली और मुग़ल शैली दोनों ऑप्शन में नहीं थे, जिस वजह से आयोग ने इस प्रश्न को स्टार करा दिया था। यदि यहाँ पर ऑप्शन में ईरानी शैली होता तो उसको सही कराया जाता, या मुग़ल शैली होता तो उसको सही करा दिया जाता। अगला प्रश्न आया था ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताएं। तो जो बुल बनाने के लिए एक मेन कलाकार हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनील दास। हम लोग चित्र में देख सकते हैं सुनील दास की एक पेंटिंग है जिसमें एक बुल को बनाया गया है। तो ये किसने बनाया? तो सुनील दास के द्वारा बनाया गया। और कौन जाने जाते हैं? तो सुनील दास अपने बुल बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सुनील दास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में जहांगीर के समय एक कलाकार हुआ जिसे हम लोग उस्ताद मंसूर के नाम से जानते हैं। इसने कश्मीर में
एक्रेलिक कलर में इनके द्वारा बनाया गया है तैयब मेहता के द्वारा। इसको हम लोग सेलिब्रेशन के नाम से जानते हैं। ये लोग खुशियाँ मनाते हुए दिखाए गए हैं। ये 3 पैनल का एक चित्र है जिसमें एक्रेलिक रंगों के द्वारा इसको पूरा किया गया है। इसके अलावा तैयब मेहता की अन्य जो चित्र फेमस हैं उसमें आता है डायगनल सीरीज, काली माता का चित्र, इसके अलावा रिक्शा पुलर, ये इनके मेन चित्रों में और आते हैं। अगला प्रश्न है, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ। जो संबंधित हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये किस स्कूल से संबंधित हैं। तो के एस कुलकर्णी जो हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित कलाकार रहे हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। के एस कुलकर्णी 1972 से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे। ये म्यूरल कलाकार हैं, साथ ही में श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं माता पुत्र, पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी ये लड़की आदि रही हैं। इनका जन्म 1918 में हुआ था। ये दिल्ली शिल्पी चक्र और त्रिवेणी कला संगम ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था प्रश्न नंबर 29, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली से संबंधित हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, भारत में कई लघु शैलियाँ चली जिसमें राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, कंपनी, इस तरीके की बहुत सारी शैलियाँ थी जिसमें मेन मेन कलाकार आते हैं। तो मनोहर जो थे वो मेवाड़ शैली के मेन कलाकार माने जाते हैं। इसके अलावा मेवाड़ शैली के मेन कलाकारों में साहिब राम, डालू राम, अन्य कलाकार भी थे। अगला है प्रश्न संख्या 30, अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं। तो अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं ये हम लोग गीत गोविंद जो पोथियां हैं उनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। तो भारतीय कलाकार ए रामचंद्रन, इनके द्वारा बहुत सारे चित्र बनाए गए जिसमें से ऑप्शन के हिसाब से ययाति श्रृंखला इनकी प्रसिद्ध श्रृंखला है। इसमें इन्होंने ये सामने पेंटिंग नज़र आ रही होगी, ये इनकी ययाति श्रृंखला का ही एक चित्र है। आप देख सकते हैं इस तरीके के जो आकार होते हैं उनको यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली। तो तंजौर जो है तमिलनाडु से संबंधित है, वहाँ पे जो चला है चोल वंश, तो ये चोल राजाओं के अंतर्गत फली फूली। इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में बहुत सारी लोक कलाएं हैं, उसी में से एक लोक कला है मधुबनी। तो मैक्सिमम जो लोक कलाएं होती हैं उसमें खनिज रंग या प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। इनको अपने घर पे ही बनाया जाता है, साथ में उनको बनाने के बाद अपने चित्रों में एक कलाकार प्रयोग करते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक महिला चित्रकार के द्वारा मधुबनी कला में काम कर रही है। तो इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल कलरों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न एक बुक से आया हुआ था, जैसे कि समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है। तो ये आप सामने बुक का कवर पेज देख सकते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने लिखी है अशोक भौमिक के द्वारा। किसकी पुस्तक है। तो अशोक भौमिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक भौमिक। नेक्स्ट प्रश्न आया था, ली कार्बूसियर कौन था। तो ली कार्बूसियर जो थे ये एक वास्तुकार थे। इन्होंने कई सारी बिल्डिंगों का डिज़ाइन तैयार किया है और ये चंडीगढ़ बसा था उसका भी डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनका नाम था ली कार्बूसियर। नेक्स्ट प्रश्न आया था, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो बांग्लादेश जो चित्र शीर्षक या श्रृंखला है ये बनाई गई थी के हैबर के द्वारा। ये हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बांग्लादेश चित्र है, बांग्लादेश का जन्म किसने बनाया। तो के हैबर के द्वारा ये बनाया गया बांग्लादेश का जन्म। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल संबंधित थे। तो ये पश्चिम कला में एक बात चलता है इंग्लिश रोमांटिज्म पेंटिंग नाम से, उसके अंतर्गत टर्नर, कांस्टेबल, विलियम ब्लैक ये सारे कलाकार आते हैं, जिसमें से जॉन कांस्टेबल जो थे वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के ये एक कलाकार रहे हैं। ये अपने चित्रों में सुंदर सुंदर बादलों को बनाने के लिए जाने जाते हैं।
अगला प्रश्न है 38 नंबर, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली में बहुत सारे चित्रकार हुए, जिसमें से टिली कैटल का नाम हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो टिली कैटल जो है ये कंपनी शैली के मेन कलाकारों में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये इसके पहले भी एक अभी ऊपर चित्र आया था, उन्हीं उसी कलाकार के द्वारा बनाया गया है, वो थे के हैबर। इसमें हम देख सकते हैं दो मुर्गों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है और पीछे साइड में बहुत सारे आदमी भीड़ लगाए बैठे हैं जो इस लड़ाई का एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा के हैबर। अगला प्रश्न है 40 नंबर, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया। तो ये डच कलाकार हैं, कौन है ये? रेम्ब्रा हैं। रेम्ब्रा जो है ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इनके द्वारा जो है अपने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए गए, करीब 72 के करीब इन्होंने अपने स्वयं के पोर्ट्रेट बनाए हैं और इन्होंने जो है नाटकीय छाया प्रकाश का अपनी पेंटिंग में बहुत प्रयोग किया है। इनके द्वारा जो कृति पूछी गई है, ये है तीन गायक, तीन म्यूजिशियन, हम लोग चित्र में देख सकते हैं। किसने बनाया? तो ये रेम्ब्रांड के द्वारा बनाया गया। इसका सही उत्तर होगा रेम्ब्रांड। ये साथ ही साथ ये छापाकार भी थे। रेम्ब्रांड का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है रात्रि के प्रहरी, जो बहुत अधिक पूछा जाता है, रात्रि के प्रहरी। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये यूपी के ही शहर लखनऊ में जो रविंद्रालय भवन है उसके बाहर बनाया गया। इसमें 13,000 टाइलों की मदद से ये म्यूरल को पूरा किया गया। ये इसको बनाने वाले कलाकार का नाम था के सुब्रमण्यम। ये कहाँ बना है? तो लखनऊ के रविंद्रालय भवन के बाहरी दीवार पर। इसी नाम से किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नाम से एक बुक भी है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? तो ये प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है सनराइज इम्प्रेशन। ये चित्र में हम लोग देख भी सकते हैं, इसमें क्या है, सूरज को उगता हुआ दर्शाया गया है। ये किसने बनाया? तो सनराइज इम्प्रेशन जो है क्लाद मोने के द्वारा बनाया गया, क्लाद मोने के द्वारा बनाया गया है। यह प्रभाववाद का पहला चित्र है, ये हमको याद रखना होगा। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट चित्र है। अगला प्रश्न है जोगीमारा की गुफाएं में स्थित हैं। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? तो जोगीमारा की गुफाएं पहले ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती थीं, परंतु इस समय ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हैं और ये जो है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर आती हैं। ये कहाँ पे हैं? तो नर्मदा नदी का जहाँ उद्गम स्थल है वहीं के आसपास में जोगीमारा की गुफाएं आज भी हमको देखने को मिलती हैं। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जोगीमारा से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि जोगीमारा की ऊंचाई कितनी है? तो हमको याद रखना होगा 6 फीट। 6 फीट ऊंचाई थी, 10 फीट लंबाई थी, 6 फीट चौड़ाई थी और 6 फीट ऊंचाई थी। इसके पहले एक बार पूछा भी गया है कि जोगीमारा की ऊंचाई कितनी थी? तो 6 फीट ऊंचाई की ये गुफाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर दरबार का चित्रकार नहीं है? तो हमने उस्ताद मंसूर के बारे में पहले ही एक्सप्लेन किया था कि उस्ताद मंसूर जो है पक्षी बनाने के लिए जाना जाता है, जहांगीर के दरबार का मेन चित्रकार था। दूसरे चित्रकार का नाम है मनोहर। ये अकबर के काल के अंतिम समय में कार्य करते थे। उन्होंने मेन रूप से जो कार्य किया है वो जहांगीर के काल में कार्य किया है। ये पेड़ और पक्षियों का ये भी चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरे कलाकार हैं बिशन दास, ये स्पेशली अपने पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्रण बनाने के लिए जाने जाते हैं। और चौथे कलाकार हैं बसावन। बसावन मुख्य रूप से इन्होंने अकबर के शासनकाल में कार्य किया है। तो इसका सही उत्तर जो है बसावन रहेगा। नेक्स्ट आया था निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सित्तलवासल जो है कृष्णा नदी के किनारे गुफा स्थित मानी जाएगी, क्योंकि अजंता महाराष्ट्र में है, बादामी कर्नाटक में है, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। जबकि कृष्णा नदी जो है दक्षिण इंडिया की नदी है, ये साउथ में बहती है। इसके अलावा साउथ की गुफाओं में जो एकमात्र यहाँ पे दिखाई गई है कि वो एक ही गुफा है, कौन सी है? तो सित्तलवासल की गुफाएं एकमात्र यहाँ पे ऑप्शन है जो सही होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर आया था मेघदूत चित्र श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई? तो मेघदूत चित्र श्रृंखला जो है हरिहर लाल मेड़ के द्वारा बनाई गई है। इसका सही उत्तर होगा हरिहर लाल मेड़। इसके अलावा मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय की भी बहुत पूछी जाती है और भी अन्य चित्रकारों ने अलग अलग माध्यमों में
मेघदूत श्रृंखला बनाई है। जैसे कि हरियालाल मेड़ की जो मेघदूत श्रृंखला है ये वॉस शैली में है, जबकि जो राम गोपाल विजयवर्गीय की मेघदूत श्रृंखला है वो टेम्परा माध्यम में है। तो ये माध्यमों के वजह से अलग अलग हैं और बाकी ये एक ही विषय पे बनाई गई हैं। अगला प्रश्न आया है 47 नंबर, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक जो हैं वो है काल खंडालवाला। ये काल खंडालवाला के द्वारा बुक लिखी गई, इसका हम लोग फ्रंट पेज भी देख सकते हैं। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई? तो काल खंडालवाला। तो इसका सही उत्तर होगा काल खंडालवाला। अगला प्रश्न आया था, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया। तो अकबरनामा जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये अकबर के समय के मेन कलाकार थे बसावन, इनके द्वारा ही जो इसको है चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न 49 नंबर, आ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह सतीश गुजराल की आत्मकथा है। ये बचपन से ही इनका जो है सुन और बोल नहीं पाते थे, इन्हीं के जीवन पर आधारित एक कथा है जिसको हम लोग आ ब्रश विद लाइफ नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर, अत यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो आंद्रे ब्रेटन जो थे इन्होंने ही अत यथार्थवाद नाम दिया और इसका घोषणा पत्र भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। इसका सही आंसर होगा आंद्रे ब्रेटन। आंद्रे ब्रेटन। साथ ही साथ कभी कभी इसका प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसका जो अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र है वो किस सन में प्रकाशित किया गया? तो 1924 में आंद्रे ब्रेटन के द्वारा अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन 51 नंबर, भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अनेक बुकों में अनेक अनेक सन पढ़ रखे हैं, तो 5000 के आसपास इसका सन माना जाता है, लेकिन इसमें 5000 ऑप्शन में नहीं था, तो उसका नियरेस्ट 6000 यहाँ पे सही कराया गया। तो मध्य पाषाण का जो समय था ये 6000 BC माना जाता है। अगला प्रश्न आया था, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो ये लंदन में पड़ती है। यहाँ पर यहाँ की आधुनिक गैलरी है। और भारत में जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ये कहाँ है? तो ये पड़ती है नई दिल्ली में। इसके अलावा जे स्कूल कहाँ है? तो जे स्कूल कहाँ है, या जे आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये पड़ती है मुंबई में। अगला प्रश्न आया था 53 नंबर, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलास लाल कहाँ के चित्रकार थे? तो कंपनी शैली। तो कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं हुलास लाल। अगला प्रश्न आया था 54 नंबर, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? तो बादामी की जो गुफाएं थीं इनकी प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो असित कुमार हल्दर। जो असित कुमार हल्दर थे ये यहाँ पे प्रतिलिपियां बनाते हैं, किसके संरक्षण में?